हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला है। यहाँ पे बोल रहा है कि कुमकुम मोहंती को जो है वो पद्म श्री अवार्ड मिला है, तो वो किस नृत्य शैली से संबंधित है या फिर उनका योगदान है, तो वो ओडिसी नृत्य से क्या है, संबंधित है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ओडिसी नृत्य से और कौन कौन लोग संबंधित है। तो एक है हमारी अरुणा मोहंती, कुमकुम मोहंती भी है संबंधित, अरुणा मोहंती भी है। एक है संयुक्ता पाणिग्रही भी संबंधित है, ओडिसी डांसर है ये भी। फिर एक है गंगाधर प्रधान, देवशीष पटनायक, ये सब हमारे जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। फिर हम देखेंगे छऊ नृत्य से कौन कौन संबंधित है। तो एक है मकरध्वजा दारोगा, ये छऊ नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य से कौन संबंधित है, आमूवी सिंह है। भरतनाट्यम से अलारमेल वल्ली हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि ओडिसी के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये है केलुचरण महापात्रा। इनको जो है पद्म विभूषण मिला था 2000 में। पहली ओडिसी डांसर हैं जिनको 2000 में पद्म विभूषण मिला था, केलुचरण महापात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से डेमोक्रेट्स एंड डिससेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सा बुक है, तो बुक है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। इसके लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा जो है इस बुक के लेखक है। अब हम लोग देखते हैं कि रामचंद्र गुहा के द्वारा और कौन कौन सी बुक लिखी हुई है। तो एक है मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ये बुक भी इनके द्वारा लिखी है, रामचंद्र गुहा। इनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी हुई है, तो मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। एक है गांधी बिफोर इंडिया, इसको तो हम लोग याद रखेंगे, गांधी बिफोर इंडिया बोले या फिर इंडिया आफ्टर गांधी बोले, ये दोनों बुक जो है रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी हुई है। एक है रिवेल अगेंस्ट द राजस्थान, ये बुक किसके द्वारा लिखी हुई है, रामचंद्र गुहा के द्वारा। रामचंद्र गुहा के द्वारा हम लोग अभी कितनी सारी बुक को देख रखे हैं, तो हम लोग 5 बुक देख लिए। पहला डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स है, फिर है गांधी बिफोर इंडिया, फिर है इंडिया बिफोर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, रिवेल्स अगेंस्ट राजस्थान, मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। और एक हम लोग देखेंगे गुरुचरण दास के द्वारा कौन सी बुक लिखी हुई है, तो गुरुचरण दास के द्वारा हमारी एक बुक लिखी हुई है अच्छाई की ओर किसके द्वारा बुक लिखी हुई है, तो गुरुचरण दास के द्वारा। एक है अरुण शौरी के द्वारा कौन सी बुक लिखी हुई है, टू सेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा मंदिर के बारे में बोल रहा है, सूर्य मंदिर में। हम लोग इसको याद रखेंगे, तमिलनाडु में बहुत शोर होता है, वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, हमारा तमिलनाडु में है। अब हम लोग देखेंगे कुछ और मंदिर को। सूर्य मंदिर जो है किससे रिलेटेड है, तो महाबलीपुरम मंदिर में है। इसको 1984 में क्या किया गया था, ऐड किया गया था सूर्य मंदिर के महाबलीपुरम मंदिर को। तमिलनाडु के कुछ और इम्पोर्टेंट मंदिर को हम लोग देखेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर है, पहला तो नटराज मंदिर, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। दूसरा है मोनोलिथिक मंदिर, कहाँ पे है, महाभारत मंदिर भी इसको कहा जाता है, मोनोलिथिक मंदिर या फिर महाभारत मंदिर भी इसको कहा जाता है। मोनोलिथिक मंदिर में कौन सा 5 रथ है, 5 रथ किसके लिए, अलग अलग मंदिर है उसमें। देखिए, धर्मराज के लिए, भीम के लिए, अर्जुन के लिए, नकुल सहदेव के लिए और द्रौपदी के लिए भी है, द्रौपदी के लिए भी मंदिर है इसमें। यहाँ तक क्लियर है। फिर है केरल का कुछ मंदिर हम लोग देखें, तो केरल में कौन कौन से मंदिर है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ये किस भगवान के लिए है, तो विष्णु भगवान के लिए, जिसमें लेटी हुई मूर्ति है, विष्णु भगवान की लेटी हुई मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में, जो कि केरल में अवस्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ मंदिर के। तो महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट मंदिर है भीमा शंकर टेम्पल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं भीमा शंकर टेम्पल किस मंदिर से रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है भीमा शंकर टेम्पल। अब उड़ीसा में एक मंदिर है सूर्य मंदिर, जिसको हम लोग ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, कोणार्क मंदिर। उसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था 1984 में। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1984 में। और तमिलनाडु का जो एक मंदिर है महाबलीपुरम मंदिर या सूर्य मंदिर, उसको भी यूनेस्को में 1984 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि हर एक स्टेट के नव वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो हम देखेंगे मलयालम के नव वर्ष को क्या कहा जाता है केरल में। तो केरल में मलयालम के नव वर्ष को विशु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विशु। विशु कहा जाता है। हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। विशु क्या है? तो एक नया वर्ष है। कहाँ का है? तो केरल का है। फिर पोंगल कहाँ का है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का पोंगल है। उगाड़ी कहाँ का है? उगाड़ी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पे उगाड़ी होता है। नुआखाई कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। नुआखाई उड़ीसा। फिर हम लोग कुछ और स्टेट के देखेंगे। तो महाराष्ट्र का नया वर्ष को क्या बोलते हैं? गुड़ी पड़वा। क्या बोलते हैं? गुड़ी पड़वा। जम्मू कश्मीर को नवड़े। नवड़े। महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा। ठीक है। जम्मू कश्मीर नवड़े। असम को क्या बोलेंगे? बोहाग बिहू। बोहाग बिहू। इतना हम लोग एक हिंट के लिए रख सकते हैं, जहाँ भी बिहू आ रहा है वो सब कहीं ना कहीं असम से रिलेटेड होगा। तो बोहाग बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। नवरे। नवरे जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। गुड़ी पड़वा कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का। मणिपुर का चेरी ओबा। चेरी ओबा नया वर्ष कहाँ का? मणिपुर का। हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक चेरी ब्लॉसम फूल के नाम से भी। चेरी ओबा कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का। पंजाब, हम लोग इसको पता ही रहता है, पंजाब में बैसाखी। बैसाखी पंजाब। बंगाल में क्या होगा? पोइला बैसाख। इसको हम लोग ध्यान देंगे। अगर पंजाब रहता है तो हो जाएगा बैसाखी। अगर सिर्फ बैसाखी है तो होगा पंजाब। अगर पोइला बैसाख है, पोइला बैसाख, तो होगा वो बंगाल। एक है गुजरात। गुजरात में क्या है? वेस्टू बरस। वेस्टू बरस ये कहाँ का है? गुजरात का है। फिर हम लोग देखेंगे खिचड़ी पर्व। खिचड़ी पर्व कहाँ का है? यूपी का है। एक है पाना संक्रांति। पाना संक्रांति कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। हम लोग देखेंगे खिचड़ी पर्व। खिचड़ी पर्व कहाँ का है? यूपी का। पाना संक्रांति उड़ीसा का। उड़ीसा का क्या हो जाएगा? पाना संक्रांति। पाना संक्रांति। ठीक है। पाना संक्रांति कहाँ का होगा? उड़ीसा का हो जाएगा। खिचड़ी पर्व ये कहाँ पे हो जाएगा? यूपी में। हम लोग जानते हैं बिहार यूपी वाले लोग क्या खाते हैं? खिचड़ी खाते हैं। तो खिचड़ी पर्व कहाँ का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। वेस्टू बरस। वेस्टू बरस कहाँ का होगा? गुजरात का होगा। पोइला बैसाख ये बंगाल का होगा। अगर बैसाखी है तो पंजाब होगा। चेरोबा है तो मणिपुर। बोहाग बिहू है तो असम। नवरे है तो जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय। ठीक है। तो इसको मेडिसिन के फील्ड में देते हैं। डॉक्टर विधान राय कौन थे? तो एक डॉक्टर थे। इनके ही दिन पे जो है डॉक्टर्स डे हम लोग मनाते हैं। इनके ही नाम पे डॉक्टर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ठीक है। और विधान चंद्र राय जो हैं वो वेस्ट बंगाल के फर्स्ट सीएम भी थे। और पूछ देता है एग्जाम में कि वेस्ट बंगाल के पहले सीएम कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये डॉक्टर भी थे और इनके नाम पे डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है कि वेस्ट बंगाल के फर्स्ट सीएम कौन है। तो हम लोग ध्यान देंगे विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय जो है वो वेस्ट बंगाल के पहले सीएम भी थे। और डॉक्टर्स डे जो है इनके ही दिन पे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और इनको भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न इनको 1961 में भारत रत्न मिला था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर ये विधान चंद्र राय के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। इसको कोरिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे रखेंगे कि विधान चंद्र राय को जो पुरस्कार मिला था 1961 में मिला था। ठीक। 1961 में इनको पुरस्कार मिला था। और स्थापना कब हुई थी? 1962 में। पहली बार जैसे 1973 में किसको प्रदान किया गया था? संदीप मुखर्जी को। ठीक है। ये पुरस्कार पूछ रहा है विधान चंद्र राय पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था? जिसकी स्थापना तो 1962 में हो गई थी, लेकिन इसको पहली बार दिया कब गया था? तो 1973 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो संदीप मुखर्जी को। ये भी मेडिसिन के फील्ड से रिलेटेड थे। नेक्स्ट की देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा है कलिंग अवार्ड और शांति स्वरूप भटनागर। ये किससे संबंधित है? साइंस के फील्ड में, विज्ञान के फील्ड में संबंधित है। धन्वंतरी अवार्ड, इसको हम लोग ध्यान देंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो भी मेडिसिन से रिलेटेड था। ये धन्वंतरी अवार्ड है। ये धन्वंतरी अवार्ड भी किससे संबंधित है? मेडिसिन के फील्ड से। मेडिसिन के फील्ड से संबंधित है। बोरलॉग कृषि से संबंधित है। गोल्डन पांडा ये पर्यावरण से संबंधित है। अर्जुन प्लस द्रोणाचार्य ये तो खेल से संबंधित है। ये अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में। और द्रोणाचार्य 1985 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? 1961 में। और द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में। ठीक है। दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के किस में दिया जाता है? सिनेमा में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार ये साहित्य में, लिटरेचर में दिया जाता है। आर डी बिरला, अभी आदित्य सेन को मिला है हाल ही में।
ये किसको दिया जाता है? फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, आर.डी. बिरला। ठीक है, JCB अवार्ड, ये साहित्य में। नाम देख के लग रहा होगा JCB क्या नाम है, लेकिन इसको हम लोग देते कहाँ पे है? साहित्य में। याद रखेंगे साहित्य के लिए कौन कौन सा अवार्ड है, तो एक तो मूर्ति देवी पुरस्कार है, ये कहाँ पे है? साहित्य के लिए है। JCB अवार्ड भी किसके लिए है? साहित्य के लिए है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब पुस्तक 19 अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में हुआ था। द्रोणाचार्य 1985 में। कलिंग अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर, ये किससे संबंधित है? विज्ञान से संबंधित है। धनवंतरी अवार्ड ये किससे संबंधित थे? मेडिसिन से। हम लोग याद ऐसे रखेंगे कि धनवंतरी अवार्ड मतलब धन का खर्चा होना कहाँ होता है? जब हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो खर्चा हो जाता है, तो मेडिसिन से संबंधित है धनवंतरी अवार्ड। बोरलॉग, हम लोग जानते हैं कि बोरलॉग जो है कृषि के लिए जाने जाते थे, वर्गीज कुरियन, तो वो उस तरीके से संबंधित है, तो हम लोग कृषि संबंध याद रखेंगे। बोरलॉग जो है कृषि से संबंधित है। गोल्डन पांडा जो है वो पर्यावरण के लिए संबंधित है। पांडा एक एनिमल है जो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, हमारे पर्यावरण में रहते हैं, तो गोल्डन पांडा पर्यावरण से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के तो पता ही है सिनेमा के लिए, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है शहीद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? हम देख रहे हैं रोज वाद्य यंत्र कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन आज भी है। इसमें बोल रहे हैं शहीद परवेज खान, एक इंसान ये हुए। दूसरे हैं बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये तीनों किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये लोग सितार बजाते हैं। ये तीनों क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। शाहिद परवेज खान हो गया, अनुष्का शंकर हो गया और बुधादित्य मुखर्जी हो गए, ये सब क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ठीक है, अब है सरोज से कौन कौन संबंधित है, तो हम लोग इसको देखेंगे। सरोज से जो है अमान अली, अयान अली, विकास महाराज और शरण रानी, ये सब किससे संबंधित है? सरोज से संबंधित है। सरोज से कौन कौन संबंधित है? तो एक तो अमान अली हो गया, एक अयान अली हो गया, विकास महाराज हैं और शरण रानी है, शरण रानी, ये सब हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, सरोज से क्या क्या? अमान अली, अयान अली, विकास महाराज और शरण रानी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संतूर वादक कौन कौन है? तो शिव कुमार शर्मा, ये संतूर बजाते हैं। राहुल शर्मा संतूर बजाते हैं। भजन सोपारी वो भी संतूर ही बजाते हैं। रुस्तम सोथारी और अभय सोपारी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भी सोपारी करके जो नाम सब आ रहे हैं ये सब संतूर वादक हैं। जैसे भजन सोपारी है, रुस्तम सोपारी है, अभय सोपारी है, ये सब क्या बजाते हैं? संतूर। शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, ये सब क्या बजाते हैं? संतूर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो हम लोग देखेंगे पहला ही ऑप्शन है हमारा धिमसा कहाँ का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। हम लोग याद रखेंगे धिमसा कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भामाकल्पम और गोलकल्पम, इसको क्या बोलते हैं? भामाकल्पम और गोलकल्पम। ठीक है, एक है जामदा, कर्मा, पाइका, ये सब कहाँ का नृत्य है? ये सब झारखंड का नृत्य है। और कौन कौन सा नृत्य है झारखंड में? तो फगुआ है, सोहराई है, झूमर है, डोमकच है, सरहुल है, ये सब कहाँ का है? झारखंड का है। झारखंड का कौन कौन सा है? सोहराई, डोमकच, सरहुल, सोहराई, सरहुल, ये तुम लोग याद रखेंगे। डोमकच, झूमर, फगुआ, ये सब कहाँ का संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। जामदा, कर्मा, पाइका, ये सब संबंधित है झारखंड से। धिमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भामा कलमा और गोलकल्पम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत किस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत किस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हम लोग देखेंगे इसमें 5 प्रकार, कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? हम लोग 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 बोले या फिर अनुच्छेद 226 बोले, इसके अनुसार जो हम लोग 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कौन कौन सी रिट जारी करते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो पहला हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। दूसरा परमादेश प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कहाँ पे जारी की जाती है? तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए रिट जारी की जा सकती है, बाध्य नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट अपने हिसाब से जो है मना भी कर सकता है या फिर जारी भी कर सकता है, लेकिन ये 5 रिट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है रिट की, यस, ये बाध्य है।
अब क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ कौन सी रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के खिलाफ कौन सा रिट जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार की रिट होती है, उसमें से जो प्रतिषेध रिट है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए रिट जारी कर सकता है, प्रतिषेध रिट। ठीक है। क्वेश्चन है एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मतलब एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। वो दोनों एक जैसा काम करते हैं लेकिन वेतन उनको एक समान नहीं मिलता है, वेतन अलग अलग मिलता है लेकिन काम दोनों का सेम। तो बोल रहे हैं राज्य के नीति निर्देशकों सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। कह रहे हैं कि हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, उसके अनुसार समान काम के लिए हम लोग को समान वेतन मिलना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 में है, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि कोई भी आदमी अगर समान काम करता है तो उसको वेतन भी समान मिलेगा। ठीक है। और हम लोग और देखते हैं इसमें 39A को देखेंगे तो 39A में क्या है? आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। आजीविका के लिए पर्याप्त साधन हम लोग को मिलना चाहिए। कहाँ पे कहा गया है? 39A में कहा गया। 39 के D में ये चीज़ कहा है कि उसको समान वेतन के लिए समान क्या मिलना चाहिए? समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह अनुच्छेद 39D में है। 39A में क्या है? आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। 39E में क्या है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। अब कोई लेबर है या फिर श्रमिक है, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के बारे में किस में बात की गई है? तो 39 में ही बात की गई है, 39 के ए में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब है अनुच्छेद 41 क्या है? तो अनुच्छेद 41 है कि जो भी बेरोजगार है या फिर वृद्ध है, विकलांग है, उन सबको शिक्षा प्रदान किया जाएगा और सार्वजनिक मदद की जाएगी। ठीक है, बेरोजगार, वृद्ध और विकलांग इन लोगों को सार्वजनिक शिक्षा और मदद प्राप्त करवाई जाएगी, मुहैया करवाई जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ये अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 40 तो हम लोग जानते हैं किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? लोकसभा से। हम लोग को लगातार 3 आर्टिकल देखने को मिल गए। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? लोक कल्याण से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है? तो समान काम के लिए समान वेतन मिले। 39A किससे संबंधित है? तो आजीविका के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। 39E किससे संबंधित है? श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा होना चाहिए। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है कि जो भी बेरोजगार लोग हैं या फिर वृद्ध है, विकलांग हैं, उनको शिक्षा और सार्वजनिक मदद मुहैया करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि भाग 3 में हम लोग क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। भाग 3 में हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में है? तो भाग 3 में है हमारा मौलिक अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है भाग 3 में। ठीक है। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में ये DPSP है। इसको किससे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं, किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। उधार में किससे लिया गया है? तो आर्टिकल 45 से आयरलैंड से लिया गया। बात तो सबको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड को लिया गया। लेकिन हम लोग ये चीज़ और एक नया याद रखेंगे, इसको आयरलैंड के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो अनुच्छेद 45 से लिया गया है, 45 से लिया गया है। ठीक है। ये DPSP किस आर्टिकल से बात करती है? तो 36 से 51 तक के आर्टिकल तक की बात करती है। क्लियर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान हम लोग देखेंगे, करंट का भी क्वेश्चन है। ये भी हाल ही में कौन राज्य जो है लागू करने वाला बन गया है समान सिविल संहिता को? तो हमारा उत्तराखंड बन गया है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे ये किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 44 में कहा गया, ये हम जानते हैं। आर्टिकल 40 हम लोग को पता है ग्राम पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 42 किससे संबंधित है? काम, न्याय, संगत और प्रसूति। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 42 से। कौन संबंधित है? काम, न्याय, संगत और प्रसूति। ठीक है। सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। संवैधानिक तौर पर UCC को अपनाने वाला मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड समान सिविल संहिता, ये राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। अभी हाल में बना है। संवैधानिक तौर पे सिविल संहिता को अपनाने वाले राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड बोले तो
अभी संवैधानिक तौर पर अपनाने वाला बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? कौन सा बुक की यहाँ पे बात कर रहा है? अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद। किताब उल हिंद यहाँ पे क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो किताब उल हिंद जो है वो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी को एक और बुक है किताब उल फती। दो बुक जो है अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। कौन कौन सा लिखा गया है? एक तो है किताब उल हिंद और किताब उल फती। ये दो बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे। अल बरूनी किसके शासनकाल में था? तो गजनवी के शासनकाल में था। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ 1333 में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। वो कौन सा बुक लिखा था? रहला। रहला किसके द्वारा लिखा हुआ बुक है? इब्न बतूता के द्वारा लिखा हुआ बुक है। याद रखेंगे हम लोग। रहला किसके द्वारा लिखा हुआ बुक है? तो रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा हुआ है। ये किसके समय में था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में भारत आया था, ठीक है। क्या यहाँ पे 711 AD में अबेदुल्ला और बुदैल इन दोनों को जो है वो हराया था सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर ने। कौन हरा दिए थे? ये लोग कहाँ आए थे? ये लोग 711 AD में भारत आए थे। अबेदुल्ला और बुदैल ये दोनों आए थे, लेकिन उस समय क्या हुआ था? सिंध क्षेत्र के एक राजा थे जो भी पाकिस्तान में चले गए हैं, दाहिर, उन्होंने इनको हरा दिया था और ये लोग भारत में प्रवेश नहीं कर पाए थे, राज नहीं कर पाए थे। 712 AD में ये लोग सफल हो गए थे, मोहम्मद बिन कासिम सफल हो गए थे 712 AD में। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पे कौन कौन से आए थे? तो पहले ईरानी आए थे, फिर यूनानी आए थे, फिर हिंद यूनानी आए थे, इंडो ग्रीक जिनको बोलते हैं, फिर शक, पहलव आए, फिर कुषाण आए, फिर अरबी लोग आए थे 711 AD में, फिर तुर्क आया था। हम लोग इसको याद रखेंगे। भारत में आने वाले कैसे सब लोग आए थे? तो पहले तो कौन आए थे? ईरानी, फिर यूनानी। पहले ईरानी आए, फिर यूनानी आए, फिर हिंद यूनानी आए जिनको हम इंडो ग्रीक बोलते हैं, फिर शक, फिर पहलव। पल्लव नहीं जोड़ेंगे, पल्लव वंश होता है, पहलव नहीं, पहलव। शक, पहलव, कुषाण, अरबी, तुर्क। हम लोग उसको याद रखेंगे। ईरान, यूनानी, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, अरबी, तुर्क। नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1867 में बम्बई के किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो प्रार्थना समाज की। हम लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्लस RG भंडारकर प्लस KC सेन। इसके 3 लोग स्थापना थे। कौन कौन से? आत्माराम पांडुरंग, एक है RD भंडारकर, KC सेन, RD भंडारकर, KC सेन। ये सब प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। कौन कौन? आत्माराम पांडुरंग, KC सेन और RD भंडारकर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी, ठीक है। अब एक ब्रह्म समाज। हम लोग ये देखेंगे प्रार्थना हम लोग याद कैसे रखेंगे? प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना किससे करते हैं? आत्मा से करते हैं। तो इसकी स्थापना कौन करेंगे? आत्माराम पांडुरंग, RG भंडारकर और KC सेन। एक है ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 में। अब बोलते हैं ब्रह्म समाज का स्थापन कौन है? राजा राम मोहन राय। इसको कैसे याद रखेंगे? ब्रह्म समाज। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कौन की है? इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे ऐसे कि ब्रह्म समाज, इसमें बड़े बड़े लोग होते थे, राजा लोग होते थे। हाँ, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय, इनकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज, तो आर्य समाज वाले लोगों को दया आता है, ठीक। तो इसके हो जाएंगे 1875 में इसकी स्थापना हुई है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में। 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। 1867 में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, RG भंडारकर और एक KC सेन, ठीक है। एक है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1857 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट की थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद, ठीक है। एक है सत्य शोधक समाज। इसको ज्योतिबा फूले ने किया था। कब? 1873 में। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ज्योतिबा फूले ने इसको
किया था। ठीक है, एक है देव समाज। देव समाज भी 1887 में बना था। शिव नारायण अग्निहोत्री, इसको हम लोग याद रखेंगे। देव किससे रिलेटेड है? भगवान जी से, शिव भगवान से संबंधित है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने इनकी स्थापना की थी 1887 में। ठीक है, एक है अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज, इसको किसने किया था? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर 1904 में। अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज किसने किया था? वीडी सावरकर ने 1904 में। अब एक बार हम लोग ओवरऑल देखेंगे कब किसका स्थापना हुआ है, कैसे हुआ है। तो पहला है हमारा प्रार्थना समाज, इसको आत्माराम पांडुरंग ने, आर.डी. भंडारकर और के.सी. सेन, इन सब ने मिलकर 1867 में किया है। दूसरा हमारा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज को किया है राजा राम मोहन राय 1828 में। आर्य समाज को किया है दयानंद सरस्वती 1875 में। रामकृष्ण मिशन, इसको 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया है। 1897 में स्वामी विवेकानंद। एक है सत्यशोधक समाज, जिनको ज्योतिबा फुले ने किया है 1873 में। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। अभिनव भारत समाज वीडी सावरकर 1904 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों में से निम्नलिखित किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में माना जाता है? सबको पता है लोकटक झील, जो कहाँ पे है? मणिपुर में है। मणिपुर में एक लोकटक झील है जो तैरता हुआ झील है। कैसा झील है? तैरता हुआ, तैरते द्वीपों की झील के रूप में माना जाता है। किसको? लोकटक झील को। कहाँ पे है? मणिपुर में है। चिल्का की बात करें, चिल्का कहाँ पे? ओडिशा में है। पुलिकट, ये कहाँ पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरी झील कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश। कोल्लेरू कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। पुलिकट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चिल्का कहाँ पे? ओडिशा में है। लोकटक कहाँ पे? मणिपुर में है। भारत का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है जो तैरता हुआ है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। कैसा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, ये कहाँ पे है? तो डल झील में है, श्रीनगर में। ठीक है, डल झील में श्रीनगर में है भारत का तैरता हुआ क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस। ठीक है, डल झील श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति के सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? 2 चरण में किया है। पहला है 1867 से 1868 से 1980-81 में, और दूसरा है 1980-81 से 2001 तक है। ठीक है, कितने चरणों में किया गया है? तो 2 चरणों में किया गया है। एक 1967-68 से 80-81 तक, और 80-81 से 2000 तक है। हरित क्रांति में किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो फसल उत्पादन गेहूं चावल के लिए संबंधित है। फसल उत्पादन गेहूं चावल के लिए संबंधित है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, जो तमिलनाडु से हैं। हरित क्रांति लागू करने का सपना किस प्रधानमंत्री का था? तो लाल बहादुर शास्त्री का था। इसको हम याद रखेंगे कि हरित क्रांति लागू करने का सपना किस प्राइम मिनिस्टर का था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का था। हरित क्रांति के फादर, पिता किसको बोलते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। ये कहाँ के थे? तो अमेरिका में के थे, यूएसए के थे नॉर्मन बोरलॉग। इनको 1970 में नोबेल अवार्ड भी मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला 1970 में। किसके लिए मिला है? तो HYV के लिए मिला है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के लिए। हाई यील्डिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो सके, इसके लिए नए टेक्नोलॉजी का लेके आ रहे थे नॉर्मन बोरलॉग। इनको 1970 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के लिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा उपयोग किए जाना वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? मौद्रिक नीति साधन है मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ये RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है। कौन सा? तो बैंक रेट। यहाँ है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मौद्रिक नीति साधन। RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाला क्या है? तो बैंक रेट है। और हम देखेंगे RBI के बारे में देखेंगे। तो RBI के बारे में हम लोग देखेंगे। तो RBI के बारे में देखेंगे तो RBI एक्ट ये कब आया था? 1934 में आया था। स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, हम लोग कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो मूल्य स्थिरता के लिए RBI का एक्ट 1934 की धारा
452 के अनुसार जो है किसकी स्थापना की गई थी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 21 जून 2016 को किया गया था। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई के होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिसके अध्यक्ष जो है वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोल रहे हैं कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनली सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस के इंपॉर्टेंट घटक, प्रमुख घटक कौन से हैं? तो मीथेन, मीथेन बोले तो CH4। ये कितना होता है? 55 to 75% होता है मीथेन, CH4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु वायरल जनित रोग है? कल हम लोग बैक्टीरिया के रोग देखे थे, आज हम लोग वायरस से होने वाले रोग को देखेंगे। तो देखेंगे चिकन पॉक्स, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है चिकन पॉक्स। ये किससे होने वाला है? तो वायरस से होने वाला रोग है। हमारा है काली खांसी, ये किससे होने वाला है? तो बैक्टीरिया से होने वाला है। ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला है। मलेरिया, मलेरिया हम लोग जानते हैं किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। वायरस से होने वाले कुछ और रोग, सबसे ऊपर कोरोना वायरस जो हम लोग जान रखे थे, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो है, एड्स है, चेचक है, खसरा है, ये सब कैसे रोग है? वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड, तो ग्लोबल इंडिया पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति। ये ऋषि सुनक की सास है। ठीक है, इनकी कुछ बुक भी है। कौन कौन सी बहुत फेमस बुक है? पहले तो डॉलर बहू, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है ये। तो इनका हम लोग कुछ फेमस बुक देखेंगे। फेमस बुक कौन कौन सा है? सुधा मूर्ति के द्वारा डॉलर बहू, वाइज एंड अदरवाइज, ये सब कुछ फेमस बुक हैं। एक है 3000 टोके, ये भी इनका बुक है। डॉलर बहू, वाइज एंड अदरवाइज, 3000 टाके। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? कौन सा जल विश्वविद्यालय? वाटर यूनिवर्सिटी किस राज्य में खुलने वाला है? तो यूपी में खुलने वाला है, उत्तर प्रदेश में खुलने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे खुलने वाला है? तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में खुलने वाला है। पहला पशु सौदागरी, ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। श्री अन्न महोत्सव यूपी में स्टार्ट किया था 3 दिन के लिए। रन फॉर यूनिटी, ये कार्यक्रम भी लखनऊ में शुरू हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में पेरुनल महोत्सव उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव है? पारूमला पेरुनल उत्सव, पारूमला पेरुनल उत्सव, ये कहाँ पे मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। सभी जिले में हॉलमार्क केंद्र वाला राज्य भी बना है केरल। सभी जिले में हॉलमार्क केंद्र वाला राज्य ये भी बना है। यूनेस्को देश का प्रथम साहित्य शहर किसको घोषित किया है? कोझिकोड, केरल को। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।